नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करेंगे, जो कि टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ख़ास करके लिए जो टीजीटी के स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से ये होता है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि आपने, जैसे मान लीजिए आपने संविधान पढ़ा या पॉलिटिकल थिंकर के बारे में पढ़ा है, तो अगर आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है उसे सॉल्व करते हैं तो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, मैंने पढ़ा है और मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो आप और पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से याद होता है। इसीलिए एग्जाम टाइम जब नज़दीक हो तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस और सॉल्व करिए और अपनी तैयारी को इम्प्रूव करते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट है। ये प्रशिक्षित स्नातक के लिए नागरिक शास्त्र का है। प्रैक्टिस नंबर 3 है ये। और इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, तो जो भी स्टूडेंट ना देखे हो जाके उसको जल्दी से देख लें। और जैसे आप जब थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, जब पढ़ने का मन नहीं लगता या जब आपको नींद लगता है, तो वीडियो चला के उसको अच्छे से सॉल्व करें, उससे आपको नींद नहीं लगेगी और आपकी तैयारी भी बेहतर रहेगी। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता एग्जैक्ट, तो अगर आप थोड़ा सा अगर चुनाव वगैरह में इंटरेस्ट लेते होंगे तो आप इसको पढ़ेंगे ऑप्शन को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करा रहा है, ये चुनाव आयोग का काम होता है। बिल्कुल। चुनाव की प्रारंभिक वैधता का निपटारा करना, ये भी चुनाव आयोग का काम होता है। चुनाव चिन्ह का बंटवारा, ये भी होता है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये होता है, चुनाव आयोग का काम नहीं होता है। तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ये चुनाव आयोग का काम नहीं होता है। ये काम होता है सेंट्रल लेवल पर, अगर लोकसभा या राज्यसभा के लिए होता है चुनाव होता है तो वो राष्ट्रपति काम करता है। और अगर स्टेट लेवल पर होता है विधान सभा और विधान परिषद के लिए, तो वो राज्यपाल करता है। ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक है। आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है वो क्या है। और आपको पता हो कि आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में। तो आप ये भी याद कर लीजिए, आर्टिकल 61 किससे रिलेटेड है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये हो गया। अब आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन सी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक या अर्ध वैधानिक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की क्षमा शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सही है। अब आपको बताना कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो क्षमा शक्तियां हैं उसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं इसका डायरेक्ट इसका ऑप्शन बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। राष्ट्रपति मृत्यु दंडादेश को क्षमा कर सकते हैं जबकि राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। ये एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए, 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य सही है। 52वां संविधान संशोधन दल बल निरोधक कानून, ये भी सही है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज, ये भी सही है, आपको पता ही होगा। ये 84 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, ये केंद्र राज्य संबंध से नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसने पूछा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है। और दोस्तों, आप जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको आंसर पता होगा किसी भी क्वेश्चन का, तो वो अपना नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग अगर जो भी स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है, ये न्याय योग्य नहीं है, ये राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है, ये आप सबको पता होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 395 है। और दोस्तों, जो अनुच्छेद ऐड किए जाते हैं वो उसमें सब क्लॉज होते हैं, तो जो टोटल नंबर दिखेंगे
तो वो 395 ही है। जैसे मान लीजिए कोई आर्टिकल कोई नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है, तो मान लीजिए ए है तो उसका ए का कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह होता है, तो इसलिए ज़्यादा नंबर नहीं बढ़े हैं, 395 ही हैं। भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? ये आपको बताना है। से 7वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। धारा 5 से 11 तक ये है, नागरिकता को परिभाषित करती है, नागरिकता को स्पष्ट करती है। और जो नागरिकता का जो उल्लेख है वो भाग 2 में है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, और शायद पिछले जो प्रैक्टिस सेट मैंने कराया था उसमें एक क्वेश्चन शायद आया ही था कि नागरिकता का संबंध है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 में। तो इसका राइट आंसर होगा भाग 2 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, माउंट बेटन योजना आधार बनी। आपको बताना है इसमें कि जो माउंट बेटन योजना थी वो आपको बताना है कि ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, सत्ता के हस्तांतरण का, देश के विभाजन का, सांप्रदायिक समस्या के निदान का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देश के विभाजन का माउंट बेटन योजना आधार बनी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ये इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनैतिक दल था। आपको बताना है, तो इसका भी 2 ऑप्शन आगे मैं दिखाऊंगा। तो इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर होगा, आप ये दोनों देख लीजिए, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, और इसका 2 ऑप्शन यहाँ पे है, दलित पैंथर और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा सबसे लास्ट में बनाया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः वापस लिया गया। तो आप उसको पता हो, इसका राइट आंसर बहुत ही फेमस है, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद उसको वापस ले लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी 1885 में। तो आप ये डेट भी याद रखिएगा, 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं, यह कथन किसका है? यह मतलब किसने कहा था कि जो व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भी भूल जाता है लेकिन अपनी पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है? बहुत फेमस कथन है, और ये कथन है मैकियावेली का। भारत में सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में गैर दलीय राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत करने वाले विद्वान हैं। आपको बताना है इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रजनी कोठारी। ये सब जो स्टेटमेंट है आप इसको एक कॉपी पर, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, टाइम बहुत कम है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर मेहनत करते हैं, 1-2 घंटा दे देते हैं समय, तो आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, ये आपको बताना है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अभिकथन है कि M.N. राय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया है, और कारण इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, एक ए और आर दोनों सही है कि क्या सही है। आपको इसको पढ़िए आराम से और बताइए। तो मैं इसका राइट आंसर बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, राजनीतिक शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। अब क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि राजनीतिक शास्त्र जो है इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। ये कथन किसका है? तो ये कथन है जे ब्राइस का। आप इसको याद कर लीजिए, इसका ये कथन है जे ब्राइस का। महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? आपको बताना है कि महात्मा गांधी दर्शनात्मक अराजकतावादी थे, इच्छा
स्वतंत्रतावादी थे, या सामाजिक लोकवादी थे, या सामाजिक उदारचेता थे? तो इसका बताना आपको। तो ये आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तात्विक या उसको दार्शनिक भी बोल सकते हैं, दर्शनात्मक बोल सकते हैं। ये अराजकतावादी थे, महात्मा गांधी अराजकतावादी थे। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? आप सबको पता होगा कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या था? तो ये भी इजी क्वेश्चन है। उनका मंत्रियों की नियुक्ति का आधार योग्यता मानी गई थी। उन्होंने कहा था कि अगर मंत्रिपरिषद में योग्यता के आधार पर नियुक्त होगा तभी राज्य का संचालन अच्छे से कर पाएगा और वो राज्य के लिए बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, मैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। एकमात्र वास्तविक सम्मानजनक सिद्धांत है सभी का अधिकतम विकास। उपयुक्त कथन किस राजनीतिक विचारक का है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख लीजिएगा, इसको एक बार दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी का। दोस्तों, महात्मा गांधी से क्वेश्चन आपको आना ही आना है। तो महात्मा गांधी के जितने भी इम्पॉर्टेंट कोटेशन होंगे सब आप उसको गूगल करके याद कर लीजिएगा, या कहीं से भी आप जो नोट्स बनाएंगे वहां से भी इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। मार्क्स के साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। दर्शन और दिशा उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिलती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लास्की का। आधुनिक राज्य की कार्यप्रणाली सारे पूंजीपतियों के समान हितों का प्रबंधन करने वाली समिति है। यह कथन किसका है? तो ये आपको गेस लग ही गया होगा कि ये कथन कौन कह सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। और वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व है। तो वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व क्या होता है आपको बताना है कि उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व। ये इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। द प्रिंस किसकी एक सर्वोत्कृष्ट रचना है? तो ये भी राइट मतलब इजी क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निकोलो मैकियावेली। शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है टी.एच. ग्रीन का, कि शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है। क्वेश्चन नंबर 6, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। यह किसने कहा है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह कथन है ये जी.डी.एच. कॉल का कथन है कि राजनीतिक जो स्वतंत्रता होती है वो आर्थिक समानता के बिना कल्पना है। यानी जब तक लोग आर्थिक रूप से समान नहीं होंगे तब तक राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। निम्न में से किसने आत्मपरक तथा परात्परक आचरण के मध्य अंतर किया? तो इसका ये कथन है जे.एस. मिल ने ऐसा किया कि आत्मपरक और परात्परक आचरण में के मध्य अंतर किया। क्वेश्चन नंबर 28, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। यह कथन किसका है? ये कथन है ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये कथन अरस्तु का है। और अगर आप लोगों ने इससे पहले दोनों वीडियो नहीं देखे तो आप उसको देख लीजिए, आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिलने वाला है। और कोई जरूरी नहीं कि सेम सेम क्वेश्चन आए, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए रहेंगे तो आपको उसका लाभ मिलता है। एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है और आप उसका लाभ एग्जाम में मिल जाता है आपको। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ जो जिनके पास प्रैक्टिस सेट नहीं अवेलेबल है, जो नहीं खरीद सके हैं, उनको आप शेयर कर दीजिए वीडियो। और इससे पहले दोनों वीडियो भी आप देख लीजिए। और अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मुश्किल से आपके लिए टाइम निकाल के हम वीडियो बनाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। रूसो के पश्चात किस दार्शनिक ने सामाजिक संविदा की अवधारणा को एक दार्शनिक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर जॉन रॉल्स ने। दोस्तों, मैं क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ और तुरंत ही इसका आंसर बता दे रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि आप सबका एग्जाम है, आप सब ज़्यादा टाइम मत खर्च करिए। आपका बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है
और उसको आपने आपने सब अच्छे से रिवाइज किया ही होगा। तो बस आपको एक रिवीजन के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्वेश्चन कैसे हैं, और अपनी तैयारी को बेहतर से तरीके से करिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे कि लेवियाथन की प्रति को किसने यह कहते हुए जला दिया कि मैंने कभी ऐसी कोई पुस्तक नहीं देखी जिसमें इतना राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह तथा अधार्मिकता भरी हो। तो इसका राइट आंसर है क्लोरेंडन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। रूसों की समान इच्छा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह सबकी इच्छा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नीचे दो कथन का अब मैं इसको सीधे आंसर बता रहा हूँ इसको। देखिए ये अभिकथन है और ये कारण है। अरस्तु दास्ता का औचित्य सिद्ध करता है, और कारण है दास्ता मालिक तथा दास के दोनों के लिए उपयोगी है। अब इसको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अरस्तु दास्ता के औचित्य को सही से साबित करता था, ये भी सही है। और दास्ता मालिक और दास दोनों के लिए उपयोगी है, ये भी सही है। दोस्तों अरस्तु का ऐसा मानना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33, कार्ल पॉपर की रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज निम्नलिखित में से किसकी मीमांसा है? दोस्तों जहां तक मुझे याद आ रहा है कि ये प्रश्न पिछले वीडियो भी मैंने डिस्कस किया था इस पे, तो आप सब पिछला वीडियो देख लीजिए। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो, हीगल, मार्क्स। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की है। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपको बताना है कि प्लेटो जो आदर्श राज्य की बात करते हैं उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, 5040 व्यक्ति उसने निर्धारित किया है। चलते अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ इसको। आप समझ जाइए कि जो गवर्नमेंट है उसको सुव्यवस्थित तरीके से वर्गीकरण सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु ने। दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन देशों में प्रचलित है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता है कि भारत में एकल नागरिकता है, तो जहां जहां भारत का ऑप्शन उसको काट दीजिए, ये कट गया ये कट गया। ठीक है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी दोहरी नागरिकता नहीं है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में। अमेरिका में पता होगा कि आपको वहाँ पे सेंट्रल की भी मिलती है, स्टेट की भी मिलती है, और जहाँ तक मुझे याद है कि लोकेलिटी की भी वहाँ पे मिलती है। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और स्विट्जरलैंड में भी दोहरी नागरिकता है। क्वेश्चन नंबर 37, उदारवाद समर्थन करता है। आपको बताना है कि राज्य के न्यूनतम कार्य का, राज्य के अधिकतम कार्य का, राज्य के सीमित कार्य का, और राज्य के किसी कार्य का नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब जो उदारवाद समर्थन करता है, राज्य के सीमित कार्य का समर्थन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उदारवाद जो है वो राज्य के सीमित कार्य का समर्थन करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, नाजीवाद का जनक था। ये इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसमें गलती नहीं करेंगे। नाजीवाद का जनक हिटलर था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या मार्क्स ने किया, सही है। वर्ग संघर्ष मार्क्स ने किया। अतिरिक्त मूल ये भी किया। अब इसका लास्ट ऑप्शन बच जाता है याद माध्यम, ये है मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के किस रूप में भी जाना जाता है? तो जो वैज्ञानिक समाजवाद है वो मार्क्सवाद के रूप में भी जाना जाता है।
मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है वो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही फलती फूलती है? क्वेश्चन नंबर 42, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैमजे म्योर का मानना है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही फलती फूलती है। तो रैमजे म्योर का ऐसा मानना था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रैमजे म्योर। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है। तो जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। संसदीय सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्य और नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। तो आपको बताना कि संसदीय कार्यप्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष के प्रति, लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति, न्यायपालिका के प्रति या विधायिका के प्रति। तो जो संसदीय कार्यप्रणाली होती है वो अपने विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और विधायिका से यहाँ पर जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सेंटर जो भारत का है, जो भारत में संसदीय प्रणाली को अडॉप्ट किया गया है, और वहाँ की जो कार्यपालिका है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अध्याचात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 45, तो राज्य एवं शासन दोनों का प्रधान होता है, शासन का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अध्याचात्मक प्रणाली होती है उसमें जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य एवं शासन दोनों का प्रधान होता है। और भारत में क्या है कि जो प्रधान, एक राज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है, वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति होता है, नहीं सॉरी, राज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है। अगर वास्तविक प्रधान की बात करते हैं तो मंत्री परिषद आता है और उसका जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा किसने दी है? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन ने ऐसी परिभाषा दी है कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। या कभी कभी ये भी कहते हैं कि कानून जो है वो उच्चतर के संरक्षण के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, बहुलवाद विश्वास करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप बताइए, कमेंट करके बताइए अगर इसका आपको पता है कि बहुलवादी विश्वास करते हैं। तो बहुलवादी जो होते हैं वो नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। आपको बताना है कि जो तथ्यात्मक संप्रभुता है वो किस में निवास करती है। तो भारतीय संविधान, आप उसकी प्रस्तावना पढ़े होंगे तो याद है, हम भारत के लोग भारत को स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथशाली लोकतंत्र में गणराज्य बनाना चाहते हैं। ठीक है, उसमें ऐसा है, तो उसमें लिखा हो कि हम भारत के लोग, यानी कि जो भारतीय संविधान के अनुसार जो संप्रभुता है वो जनता में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 49, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो। यह कथन किस विचारक का है? तो यह कथन है जॉन बोदा का, यह कथन है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है। तो ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत का, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का, शक्ति सिद्धांत का। तो जो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है वो सामाजिक समझौते सिद्धांत का आवश्यक भाग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51, स्वतंत्रता अति शासन का विरोध है, यह किसने कहा है? ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो ये कथन है, सीले का कथन है कि जो स्वतंत्रता होती है वो अति शासन का विरोध है।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैकाइवर का है कि जो रक्त संबंध होता है वो समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। यह किसने कहा है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है? क्वेश्चन नंबर 53, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार दिमाग में याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हॉब्स ने ऐसा कहा है कि जो सबसे निकृष्ट राज्य है सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है। निम्नलिखित में से किस भाषा में शब्द स्टेटस जिससे स्टेट उत्पन्न हुआ है प्रथमतः प्रयुक्त हुआ है? आपको बताना है कि जो स्टेटस जो शब्द है वो किस भाषा का है और स्टेटस से ही स्टेट बना है, तो आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ट्यूटोनिक। जो ट्यूटोनिक भाषा से सबसे पहले स्टेटस बना हुआ है और उसी से स्टेट बना हुआ है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? आपको बताना है कि किसने कहा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हीगल ने ऐसा कहा है कि जो राज्य है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। क्वेश्चन नंबर 56, किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैकियावेली ने आधुनिक काल में स्टेट शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 57, जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्न के एक समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मेटलैंड का। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत दिया गया? ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन रॉल्स ने मतलब सिद्धांत दिया कि स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाए रखने का सिद्धांत दिया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है वो तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 60, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह किसने कहा था? तो यह कथन है डिमाक का कथन है कि जो राजनीति विज्ञान का संबंध होता है राज्य होता है और उसके साधन सरकार से है। मैकियावेली को निम्नलिखित में से किस नाम से इंगित किया जाता है? तो मैकियावेली को किस, ये आपको पता होगा कि मैकियावेली युग का शिशु था, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक था, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी से उसको इंगित किया जाता है। किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है? तो ये आपको पता होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का अग्रदूत माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से रूसों के जनरल विल की विशेषता थी? आपको बताना कि रूसों के जनरल विल की कौन सी विशेषता थी। तो यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट दिया हुआ है। यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, यह अस्थाई है, यह व्यक्तिगत है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए जनरल विल, रूसो ने इसके बारे में बात की, जनरल विल के बारे में बात की, तो उसका देखिए पहला पॉइंट है कि यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति, ये एकदम सही है। यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, ये भी सही है। यह अस्थाई है, ये भी सही है। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये चौथा, ये व्यक्तिगत नहीं होती है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और इसका मैं पार्ट 4 और पार्ट 5 इसका मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। और आप सब अपनी तैयारी अच्छे से करिए। आप सभी को एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप मेहनत से पढ़िए, जो भी आपका टाइम बचा हुआ है उसको अच्छे से सदुपयोग करिए।
मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत समय निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप कमेंट करके बताइए कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं और आपकी परफॉर्मेंस क्या है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।